हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, पूर्व सांसद एवं अध्यक्ष भारत सेवा संस्थान मेरे मित्र डॉक्टर अशोक कुमार जी वाजपेयी, प्रिय उज्ज्वल रमन सिंह सांसद एवं अध्यक्ष मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, श्री ब्रजलाल जी सांसद, श्रीमती सुषमा खटवाल महापौर, श्री आनंद द्विवेदी, श्री राजेश सिंह, श्री JN मिश्र, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्री मुकेश शर्मा, श्री रामचंद्र जी प्रधान, श्री योगेश शुक्ला, श्री OP श्रीवास्तव, श्री प्रणव कुमार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल डॉक्टर आनंद कुमार सिंह, डायरेक्टर द्राक्षेवण और श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी। देवियों व सज्जन, हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। कहते हैं, और यही वो भूमि है जिसने देश को उसका पहला प्रधानमंत्री किया था, और यही वह धरती है जहां से पहली महिला मुख्यमंत्री भी चुनी गई थी। साथियों, यह राज्य भारत की राजनीति की दिशा तय करता है, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ जन्मे आंदोलनों ने और नेताओं ने न केवल राज्य को बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है। जब भी हम उत्तर प्रदेश के गौरवशाली अतीत की चर्चा करते हैं तो चंद्रभान गुप्ता जी का नाम स्वाभाविक रूप से बहुत ही प्रमुखता के साथ सामने आता है। साथियों, आज का यह अवसर मैं मानता हूं केवल एक डाक टिकट के विमोचन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश के और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे राजनेता को सच्ची श्रद्धांजलि है जिसने अपने जीवन को राजनीति के उच्चतम आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। आज उनके सम्मान में जारी यह टिकट आने वाली पीढ़ियों को भी यही संदेश देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जब हम डाक टिकट जारी किए हैं तो यह केवल चंद्रभान गुप्ता जी के नाम का भी सम्मान नहीं है, यह उनके उच्च जीवन मूल्यों का भी सम्मान है। यह एक संदेश है कि भारत की राजनीति में सेवा, सादगी और ईमानदारी का महत्व रहा है और आगे भी इसका महत्व रहेगा ही। आप जानते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ और आत्म लोकतंत्र की नींव पड़ी, उस समय हमारा देश कई बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। उस समय शासन और प्रशासन की चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी थी। उस समय के नेताओं ने न सिर्फ शासन चलाया बल्कि शासन व्यवस्था को व्यवस्थित और स्थापित भी उन्हें करना था। उनके समक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में चंद्रभान जी गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के पहले दो मुख्यमंत्रियों पंडित गोविंद बल्लभ जी पंत और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के कैबिनेट में उन्होंने कार्य किया। वे स्वयं भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे। जब वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सबसे पहले ही दिन सभी मंत्रियों के वेतन और भत्ते कम करने का काम किया था, जिससे मितव्ययिता को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा दिया जा सके और सरकार के खर्च को कम किया जा सके। यह कोई छोटी बात नहीं थी, किसी मुख्यमंत्री का छोटा कदम नहीं था, लेकिन उसे उन्होंने प्रभावी तरीके से लागू कराया। ऐसा भी कहा जा सकता है, आज जो प्रशासनिक व्यवस्था देश और प्रदेश में जो चल रही है उसकी नींव बनाने में चंद्रभान गुप्त जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने प्रशासन और राजनीति में सेवा की भावना की एक परंपरा डाली है और जनता के हितों को सबसे ऊपर रखने का मंत्र भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उन्होंने दिया है। कल मैं जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था तो मैंने उसमें यह वाक्य कहा था, यह जो मंत्री का पद होता है यह सत्ता की कुर्सी नहीं है बल्कि एक सेवा की चौकी है। सचमुच
सत्ता के पद को, मंत्री पद को, मुख्यमंत्री पद को उन्होंने के शासन का कोई बड़ा पद माना हो, बड़ी जिम्मेदारी नहीं मानी हो, बल्कि एक सेवा के चौकी के रूप में आजीवन चंद्रभान जी गुप्त ने उसका निर्वाह किया है। देवियों और सज्जनों, चंद्रभान गुप्त जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका दृष्टिकोण और उनका एजेंडा कभी क्षेत्रीय स्तर का नहीं रहा, हमेशा वह राष्ट्रवादी रहा है। क्योंकि चंद्रभान गुप्त जी स्वतंत्रता संग्राम की अग्नि परीक्षा से निकले हुए राजनेताओं में से एक थे। उन्होंने आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। साथियों, वह उन लोगों में थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का सपना देखा था और उसके लिए संघर्ष भी किया। 17 वर्ष की उम्र में चंद्रभान जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उतर आए थे। उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था। चंद्रभान जी साइमन कमीशन के विरोध में भी खड़े हुए थे। वह स्वतंत्रता आंदोलन में अनेकों बार जेल भी गए थे और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ भी जेल में रहे थे। उन्होंने समाज में चेतना जगाने और अंग्रेजी हुकूमत को समाप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। आज हम सभी इस कार्यक्रम के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। चंद्रभान गुप्त जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही वकालत की पढ़ाई की थी, जैसा वाजपेयी जी ने बताया, और हम सभी जानते हैं कि लखनऊ भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र प्रारंभ से ही रहा है। अगस्त 1925 में लखनऊ के करीब एक रेलवे स्टेशन पर ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिलाकर रख दिया था। आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों ने काकोरी रेलवे स्टेशन के करीब भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश खजाना लूटा था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्लाह खान और सचिन नाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारी भी शामिल थे। साथियों, काकोरी कांड में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन सब पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया था। कई बड़े नेता जैसे मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय जी इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उस समय खड़े हुए थे। जब काकोरी कांड का ट्रायल शुरू हुआ तो क्रांतिकारियों की तरफ से दिग्गज वकील गोविंद वल्लभ जी पंत जी के साथ चंद्रभान जी गुप्त भी उनके साथ कोर्ट में खड़े हुए थे, उतरे थे और वकालत की थी। चंद्रभान गुप्त जी ने अपनी वकालत की पढ़ाई का देश के क्रांतिकारियों के पक्ष में सदुपयोग करके यह साबित कर दिया वह एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। यह संयोग ही है कि इस साल काकोरी कांड की 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। साथियों, काकोरी लखनऊ से कुछ ही दूर पर स्थित है और लखनऊ का इस ऐतिहासिक घटना से बहुत ही नजदीकी रिश्ता भी है। इसलिए मेरा प्रयास यह होगा काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष को इस शहर के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी ठीक तरीके से, भव्य तरीके से मनाया जाए। साथियों, चंद्रभान जी गुप्ता का जीवन आम जन के लिए यह समर्पित था। वो हमेशा कमजोर वर्ग के लिए कार्य करते रहे और किसानों के लिए उनके मन में एक अलग स्थान था। जब उन्होंने हमारा संसार नाम की फिल्म देखी जिसमें किसानों की समस्या की बात की गई थी, तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी से बात करके इस फिल्म को टैक्स फ्री कराया था। तो चंद्रभान जी गुप्त ने कराया था क्योंकि यह किसानों से संबंधित था। गुप्ता जी ने सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदारी से काम किया, हमेशा इंटीग्रिटी के साथ काम किया और 1960 में जब उनसे पूछा गया कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, उन्होंने कई लोगों के नाम का प्रस्ताव नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन अपना नाम भी उन्होंने प्रस्तावित नहीं किया। यह राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों की यह मर्यादा होती है। और आज की राजनीति में यदि से पूछा जाए कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए, तो आज लोग एक पहला नाम अपना लेंगे और उसके बाद फिर दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर दूसरों का नाम। आजकल तो हालत ऐसी है कि लोग कुर्सी पाने के लिए सारी मर्यादाओं का भी अतिक्रमण करने में रंचमात्र भी संकोच नहीं करते।
साथियों, चंद्रभान जी पंडित नेहरू जी की आर्थिक नीतियों से ज्यादा सहमत नहीं, इसलिए उन्होंने पंडित नेहरू जी को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर कई बार अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। कामराज प्लान से भी चंद्रभान जी बहुत सहमत नहीं, लेकिन चंद्रभान जी गुप्त ने कामराज प्लान के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। आप कल्पना कीजिए, कैसे चुने हुए एक नेता को कुछ लोगों की नापसंदगी की वजह से पद से हटना पड़ा है। साथियों, चंद्रभान जी के पास बहुत लंबे समय तक सत्ता नहीं रही है, लेकिन जितने भी कम समय के लिए वो सत्ता में रहे, उन्होंने जन कल्याण के कार्यों को अपने कामकाज में बराबर प्राथमिकता दी है। वो हमेशा अपनी राजनीतिक सुचिता के लिए जाने जाएंगे। साथियों, चंद्रभान जी ने आजीवन विवाह नहीं किया, अपना पूरा जीवन ही वह समाज के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि जनता ही मेरा परिवार है और जनता की सेवा ही यह हमारा धर्म है। साथियों, उन्होंने इस प्रकार स्वयं से ऊपर बराबर देश को रखा है, समाज को रखा है। उनके विरोधियों ने उन पर कई बार सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई आरोप लाख कोशिशों के बावजूद वह नहीं लगा है। जब उनका निधन हुआ तब उनके अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए थे। साथियों, चंद्रभान गुप्त जी एक नेता से ज्यादा जन सेवक थे। वो केवल कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि वे उस उच्च परंपरा के व्यक्ति थे जिनकी गिनती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से निकले हुए नेताओं में थी। वह परंपरा जिसमें सत्ता का अर्थ व्यक्तिगत स्वार्थ साधन नहीं होता है, बल्कि जनता के विश्वास को बनाकर रखते हुए देश के विकास के लिए कार्य करना होता है। साथियों, चंद्रभान जी गुप्त से जुड़ा एक और किस्सा मैं आप सबके बीच यहाँ रखना चाहता हूँ, जिससे हमें चंद्रभान जी गुप्त की व्यक्तित्व की उदारता का पता स्वाभाविक रूप से चलता है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लगभग 10,000 लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में चंद्रशेखर जी भी शामिल थे, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन सभी लोगों के पास खाने पीने का इंतजाम नहीं था। चंद्रभान गुप्त जी को पता था कि वे सभी लोग भूखे हैं, तो तुरंत चंद्रभान जी गुप्ता ने सारे प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई थी, पूरी और साग सब्जी। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के प्रति भी जो सम्मान होना चाहिए, आजीवन अपने राजनीतिक जीवन में उसका निर्वहन उन्होंने किया। तो चंद्रभान जी गुप्त का जीवन हमें बताता है कि सत्ता का अर्थ केवल पद या अधिकार नहीं होता है, बल्कि जिम्मेदारी, त्याग और जनता के हितों की रक्षा करना होता है। उनके जीवन से हमें यह भी संदेश मिलता है कि राजनीति में मतभेद भले ही हों, लेकिन उन्होंने राजनीति को कभी भी व्यवसाय नहीं बनाया, बल्कि एक सेवा का माध्यम बनाया। यही कारण था कि उत्तर प्रदेश की जनता के बीच वह अत्यंत लोकप्रिय सदैव बने रहे। उनकी सामाजिक कल्याण में भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने लखनऊ में होम्योपैथिक अस्पताल, बच्चों के लिए संग्रहालय जैसी संस्थाओं की स्थापना में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। साथियों, मानते थे समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब शिक्षा सब तक पहुंचे। उनका मानना था कि बच्चे में अच्छे संस्कार और अच्छे संस्कार के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना यह भविष्य की एक पक्की गारंटी है। इसलिए उन्होंने छात्रावास, बाल विद्यालय, पुस्तकालय जितना भी हो सकता था सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर रहते हुए उन्होंने बढ़ावा दिया। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश विकास की एक नई कहानी लिखने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, निवेश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे
एयरपोर्ट, मेट्रो, मेडिकल कॉलेज, ये सब विकास की नई तस्वीर आप सबको देखने को मिल रही है। देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में भी योगदान बड़ा है उत्तर प्रदेश का। मैंने पहले भी कहा है, उत्तर प्रदेश की धरती पर आज मैं समझता हूं कि कम से कम कोई बदमाश सीना तान कर चलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइल। और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में मैं समझता हूं हमारे देश को, हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ और इंडस्ट्रीज भी आएँ ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जब हमारी उम्र लगभग 25.5 या 26 के आसपास रही होगी, मैं मिर्जापुर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। जनता पार्टी उस समय थी। चंद्रभान जी गुप्त एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मिर्जापुर में गए थे। मेरे पक्ष में मेरी विधानसभा की जनता को संबोधित कर रहे थे। जनता को संबोधित करने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में दाहिनी तरफ बैठा दिया और दाहिनी तरफ बैठाकर धीरे से 5,000 रुपया निकालकर उन्होंने मुझे दिया। मैं उससे कभी भूल नहीं पाया। और मुझे याद है जब चंद्रभान जी गुप्ता को विदा करने के बाद जो हमारा चुनावी कार्यालय था, वहां जब मैं गया तो हमारे एक कार्यकर्ता थे जो चुनावी सारी व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे थे। मैंने उनको 5,000 रुपये जब दिए तो वह बिल्कुल गदगद हो गए। उन्होंने कहा अब तो मेरा काम सब बन गया। अब उस समय 5,000 रुपये की क्या कीमत थी, इसका सहज आप अनुमान लगा सकते हैं। वह चंद्रभान जी गुप्त स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता की तरह शुरुआत की और अपने त्याग, प्रतिबद्धता और नेतृत्व से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कैसे कोई व्यक्ति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर देश के लिए जीवन जी सकता है। मैं स्वर्गीय चंद्रभान जी गुप्त की स्मृति को यहाँ नमन करता हूँ और मैं हमारे वाजपेयी जी और उज्ज्वल रमण सिंह दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सबको बहुत बहुत